नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सीरीज। एक लंबे अंतराल के बाद आज हम फिर मुखातिब हैं अजीत द्विवेदी जी के साथ। देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट दिल्ली से जुड़ रहे हैं और चर्चा करेंगे बिहार की। बिहार में आज किस बात की सबसे अधिक चर्चा है? चर्चा है अनंत सिंह की, बाहुबली अनंत सिंह की, मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की। अनंत सिंह की सदस्यता भी इस कारण ही गई थी कि वे सजा याफ्ता हो गए थे और इसके बाद मोकामा में उपचुनाव हुआ था। नीलम देवी चुनाव जीती और विधायक हैं। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने 14 अगस्त को कहा कि नहीं, अनंत सिंह निर्दोष हैं। अनंत सिंह को बाइज्जत बरी किया जाता है। 2015 और 2019 का मसला हमने पहले वीडियो में कहा था, जब हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। इसके बाद हमने त्वरित टिप्पणी की थी कि राहु केतु कट गया अनंत सिंह का। यह राहु केतु 2019 के लोकसभा चुनाव के समय प्रारंभ हुआ था और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद समाप्त हुआ। तो देखिए, अनंत सिंह क्या आरोप था कि उनके घर से AK-47 की जब्ती, 12 वाले घर से हैंड ग्रेनेड की जब्ती, पटना वाले सरकारी बंगले से 2015 में बुलेट प्रूफ जैकेट, इंसास राइफल की 2 मैगजीन। तो ये तमाम आरोप। और देखिए, जब हम बाढ़ वाले केस को देखते हैं, 2019 वाले केस को, तो लिपि सिंह IPS तब ASP बाढ़ थी, RCP सिंह की बेटी। उन्होंने कितनी मेहनत की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जैसे ही अनंत सिंह को बरी किया, AK-47 की जब्ती दिखाई तो गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कह दिया अनंत सिंह निर्दोष है। तो सवाल यह पैदा होता है अजीत जी कि अनंत सिंह बाइज्जत बरी हो गए, तो उस AK-47 का मालिक कौन था? वह AK-47 क्या प्लांट कर वहां रखा गया था? अनंत सिंह बार बार कह रहे थे कि मैं तो गांव जाता ही नहीं हूं, और मैंने यह भी कहा था कि अनंत सिंह जिस मेटल के बने हैं, क्या उन्हें पता नहीं था कि पुलिस पीछा कर रही है? ऐसे में वे अपने घर में AK-47 रहने देते। और जब हम पटना उच्च न्यायालय के पूरे फैसले को पढ़ते हैं, तो अखबार का एक पन्ना जिसने अनंत सिंह की जान बचा ली, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और पता नहीं निचली अदालत ने कैसे नहीं देखा। 16 अगस्त 2019 को रेड होती है, AK-47 मिलता है, कहा जाता है कि अखबार में लिपटा हुआ था। तो अखबार तो 16 अगस्त की तारीख का होना चाहिए था या इसके पहले की तारीख का होना चाहिए, लेकिन अखबार 27 अगस्त 2019 का, दैनिक भास्कर अखबार पटना से प्रकाशित होने वाला। यही पूरा खेल हो गया। और अब इसी से सवाल पैदा होता है कि क्या वहां AK-47 मिला ही नहीं था? देखिए, हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, वीडियोग्राफ। हम पुरानी खबरों में जा रहे थे, अखबारों में जा रहे थे, तो कहा गया कि भाई वीडियोग्राफी कराई गई है पूरे रेड की, पूरे छापेमारी की, लेकिन इसे कहीं दिखाया नहीं गया। तो सबसे बड़ा सवाल कि 16 अगस्त की रेड में 27 अगस्त का अखबार कैसे मिला और उसमें कैसे AK-47 लिपटा हुआ था, ग्रेनेड लिपटा हुआ था? क्या झोल है? और अब अनंत सिंह जो आज बाहर आए हैं, वे कह भी रहे हैं मैं तो बरी हो गया। अब लिपि सिंह के खिलाफ CBI जांच होनी चाहिए कि पूरा मसला क्या है। लिपि सिंह अभी हाशिए पर है। RCP सिंह के साथ जब सरकार के संबंध खराब हुए, तो फिर उनकी पदस्थापना कहां हुई, यह भी हमें और आपको पता है। तो यह एक पॉलिटिकल मसला भी है और यह एक आपराधिक मामले की जांच। देखिए, UAPA में मुकदमा दर्ज किया गया। UAPA में मुकदमा दर्ज इसलिए किया गया क्योंकि उसका अनुसंधान जो IO होता, वह DSP लेवल का प्राधिकारी होता। तो लिपि सिंह हो गए। और UAPA क्या, तब भी सवाल उठे थे कि राष्ट्र विरोधी कैसे हो गए अनंत सिंह। और जब चार्जशीट हुई, तो UAPA में चार्जशीट नहीं हुई। इसका मतलब यह भी निकाला गया कि क्या लिपि सिंह स्वयं को IO बनाने के लिए इस मुकदमे को
बाहर थाना में जो दर्ज हुआ था उसमें यूएपीए की धारा लगाई गई थी। तो राजनीतिक पहलू की चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन ये पहलू पुलिस की जांच, पुलिस की कार्यप्रणाली, और यदि पुलिस सही है तो फिर झोल कहां हुआ अजीत जी? देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसमें एक तो पहला पहलू आपने कहा वो अपराध न्याय प्रणाली का है। इस देश जी। की अपराध न्याय प्रणाली का बड़ा सवाल है। हम्म। आपको याद होगा एक समय जब जेसिका लाल हत्याकांड में मनु शर्मा बरी हुए थे, तो एक जी। अखबार की हेडलाइन थी कि नो वन किल्ड जेसिका लाल, नो वन बिल्कुल। किल्ड जेसिका। हम्म। तो वो सवाल यहां भी है कि हम्म। AK-47 बरामद हुआ। अगर हाईकोर्ट ने कहा है कि अनंत सिंह का नहीं है और अनंत सिंह बाइज्जत बरी हुए हैं उस मामले में, तो वो AK-47 किसका है? हम्म। ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पूरे अपराध न्याय प्रक्रिया जो हम लोगों के यहाँ होती है, जो उस पर एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि ये इसमें जो आरोप लगते रहे हैं, हमेशा आप देखेंगे इस देश की राजनीति में जी। हमेशा पुलिस के जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं। तो बिल्कुल। क्या ये जांच एजेंसी के पुलिस के दुरुपयोग का मामला है? ये जो हम्म। सीबीआई जांच की बात हो रही है उसमें फिर जो जांच का दायरा होगा, जो उसके टर्म एंड कंडीशंस तय होंगे, उसमें अगर ऐसा होता है तो उसमें पहला सवाल तो यही होगा कि क्या ये पुलिस एजेंसी, जांच एजेंसी, उसके दुरुपयोग का मामला है किसी भी स्तर पर, या तो जी। शुरू में, बिल्कुल शुरू में, या कहीं बाद में आकर के किसी समय जांच पुलिस का दुरुपयोग हुआ राजनीतिक मकसद साधने के लिए, राजनीतिक विरोधी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए। दूसरा दूसरा पहलू होगा कि वो AK-47 राइफल कहां से आया और बिल्कुल। किसका था। वो अगर अनंत सिंह का नहीं है तो उनके घर से बरामद हुआ था या कहीं दूसरी जगह से ले आकर के उसको प्लांट किया गया था। फिर वो बिल्कुल। सवाल है जो आपने उठाया कि 16 अगस्त की रेड में 27 अगस्त का अखबार कैसे आया। जी। निश्चित रूप से इसका मतलब है कि जो लपेटा हुआ है जिस अखबार में, वो बाद में लपेटा हुआ दिखाया गया, बिल्कुल। बाद में बरामद हुआ। ये जो अभी हम्म। तक की जांच से हम लोग किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि हम्म। अभी एक एक अदालत बाकी है। लेकिन ये जो जांच एजेंसी की एक लापरवाही है, लापरवाही भी कहेंगे इसको या साजिश कहेंगे, यही दो बातें कही जाएंगी। आप तो बिल्कुल। उसके बड़े विश्लेषक हैं, आपने सारी चीजों को कई बार बताया है दर्शकों को। हम्म। तो या तो लापरवाही है या फिर साजिश है। तो जी। इसकी जांच कौन करेगा? जिस हम्म। एजेंसी ने, जिस पुलिस एजेंसी ने मुकदमा किया और उसको उसको हाईकोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया, पूरी तरह से गलत ठहराया, उस एजेंसी को क्या फिर आगे जांच के लिए जिम्मेदारी दी जा सकती है कि आप जांच करिए कि इसमें कहां गलत है कहां सही है? जी। तो एक तीसरी एजेंसी, एक अलग से दूसरी निरपेक्ष एजेंसी, तटस्थ एजेंसी इस बात की जांच करे, वो जरूरत तो बहुत स्पष्ट दिख रही है। और ये जी। किसी के बचाने या किसी को फंसाने का मामला नहीं है। हम्म। अपराध न्याय प्रणाली पर आम आदमी का भरोसा बनाने का मामला है। आम आदमी पर इस समय, आम आदमी क्या सोच रहा होगा इस बात को लेकर के, जब एक विधायक को, एक इतने लगातार कई टर्म विधायक रहे एक मजबूत नेता को के साथ इस तरह की घटना हो सकती है, तो हम्म। फिर किसी के साथ भी हो सकती है। या दूसरा पहलू है कि अगर किसी एक बड़े व्यक्ति के लिए कानून को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, तो फिर आम आदमी के लिए कैसा कानून का क्या इस्तेमाल होता होगा। फिर एक सवाल, बड़ा सवाल यह है कि जो निचली अदालत ने पहली सुनवाई की और उसमें सजा दी, उसका क्या आधार था? बिल्कुल। उसने कहीं इस फैक्ट को कंसीडर किया? ये तो कोई भी व्यक्ति जो साधारण अपराध न्याय प्रणाली की समझ रखता है, उसको एक पहली नजर में ये लग जाएगा कि ये फर्जी केस है, अगर ये पुलिस खुद ही कह रही है कि इस अखबार में लिपटा हुआ मिला है हमको। जी। ये तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी बात, दूसरा आदमी या कोई गवाह कह रहा है या अनंत सिंह का कोई आदमी कह रहा है कि इस ये अखबार को उसने पेश किया है। अखबार तो हम्म। पुलिस ने पेश किया। तो जी। जब पुलिस का ही पेश किया हुआ सबूत है, जो आप, जो अपराध उसकी भाषा में कहते हैं कि एग्जिबिट है, जो भी एग्जिबिट का बिल्कुल। नंबर रहा हो, वो जब पुलिस ने पेश किया तो अपने आप पुलिस का केस धाराशायी हो जाता है। फिर निचली अदालत ने कैसे कंसीडर नहीं किया? ये एक एक बड़ा सवाल है ज्ञानेश्वर जी। ये बार बार अजीत अपने जी, अजीत सुप्रीम जी, जो कोर्ट आपने जस्टिस आपने पूछते रहते न्यायिक हैं। प्रणाली की बात कही, अजीत जी आपने न्यायिक प्रणाली की बात की। जब आप एफआईआर दर्ज करते हैं, 24 घंटे के भीतर आपको कोर्ट को भेजना होता है, और जो जब्ती होती है उसे भी सीन और सील कराना होता है। इसका मतलब तो 16 अगस्त को जब रेड हुई, फिर एफआईआर हुई, तो कोई भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। नहीं तो 27 अगस्त का अखबार तो आता ही नहीं आता। आप ये नहीं कह सकते हैं कि दैनिक भास्कर ने 27 अगस्त का अंक 16 अगस्त को ही छाप दिया था, क्योंकि जिस पन्ने में लिपटा है उसमें 26 अगस्त की घटनाओं का जिक्र है अखबार के पन्ने में। और देखिए, यह इतना महत्वपूर्ण, देखिए कहा लैब से, जब भी आपने कहा ना कि नो वन किल्ड जेसिका ला,
बिहार में रुपेश सिंह को आप भी जानते होंगे, जानते बिल्कुल, ही बिल्कुल। जी, हुँ, इंडिगो के एयरलाइंस मैनेजर, उनकी हत्या हुई थी। बिल्कुल उसमें भी देखिए हाँ, और उसमें भी सभी के सभी बरी हो गए। बरी हो गए। हाँ, और ये कहा गया कि एफएसएल में जिस हथियार की जब्ती हुई थी, जिस हथियार से हत्या की बात सामने आई थी, वह हथियार एफएसएल में भेजा ही नहीं गया। तो फिर वहां भी सवाल पैदा हो गया। नो वन किल्ड रुपेश सिंह। फिर हाँ, जब सभी के सभी बड़े बरी हो गए। और देखिए हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आप छापेमारी करते हैं लदवा गांव में, सीजर लिस्ट वहां बनता है जहां छापेमारी हुई। क्या आप वहां कंप्यूटर लेकर गए थे? हाँ? क्योंकि इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, सारे पुलिस वाले ही विटनेस थे। तो यदि आप कंप्यूटर लेकर नहीं गए थे और स्वाभाविक तौर पर नहीं लेकर गए होंगे, तो ये कंप्यूटराइज सीजर लिस्ट कैसे बन गया? ठीक कंप्यूटराइज बात है। सीजर लिस्ट कैसे बन? जी। या तो पुलिस कोई हैंड रिटेन सीजर लिस्ट दिखाए कि पहले हमने हाँ, हाथ से लिखा था और फिर थाने में आकर के हमने उसको टाइप कराया, या तो आप बिल्कुल। सीजर लिस्ट दिखाइए और वहां जो गवाह थे उस उन गवाहों के दस्तखत दिखाइए उस सीजर लिस्ट पर जो हाथ से आपने लिखा होगा। उसके जी, बगैर ये एक बहुत वैलिड सवाल है कि आपने टाइप किया हुआ सीजर लिस्ट पेश किया, तो गवाहों के दस्तखत कब हुए थे? मौके पर हुए थे या बाद में हुए थे? बिल्कुल। तो ये सारे सवाल तो जो सुनवाई ट्रायल कोर्ट है उसको पूछने चाहिए थे। देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो एक सबूत या एक गवाह को जांचने वाली अदालत तो है नहीं, उसको अपीलीय बिल्कुल। अदालत बोलते हैं, जी। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बोलते हैं। हम्म, उसका काम तो अपराध के मामले में, किसी भी आपराधिक घटना के मामले में पहली जवाबदेही जो सुनवाई अदालत है उसकी बनती है कि जी। वह सारे सबूतों को बारीकी से उनका विश्लेषण करे, सारे गवाहों की बात सुने। तो यही अभी हम जो कह रहे थे पहले कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बार बार कह रहे हैं कि जो सुनवाई अदालतें हैं वो इस मामले में बहुत ध्यान से दे। वो जमानत के संदर्भ में कह रहे हैं कि वो किसी दबाव में आकर के, ये आमतौर पर कहा जा रहा है, जो चीफ जस्टिस ने खुद ही कहा कि जी। जब भी लीनियंट व्यू दिखाता है, जब भी ट्रायल कोर्ट का जज किसी को राहत देता है तो उसकी साख पर सवाल उठने लगते हैं। तो क्या किसी ऐसी 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 मतलब इस चिंता में ट्रायल कोर्ट के जज ने जो पुलिस कर रही थी उसको मान लिया? तो ये बिल्कुल। तो और खतरनाक प्रक्रिया है कि जी। कितने लोग फिर हाई कोर्ट में जाकर के लड़ सकते हैं, कितने लोग पुलिस के साथ चैलेंज कर सकते हैं। हम्म, अगर पुलिस इस तरह से किसी के पीछे पड़ी हुई है तो ये केस एक टेस्ट केस है, लिटमस टेस्ट है। ये इस केस के जरिए पूरे अपराध न्याय प्रणाली की बारीकी से उसका विश्लेषण करने, या उसको दूसरे शब्दों में कहें तो बखिया उधेड़ने की जरूरत है कि बिल्कुल। कैसे इस तरह की कार्रवाई हुई, किस तरह से जो आपने कहा वो कम चिंता की बात नहीं है। ये अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए में एक जमानत दी है और कहा कि इस तरह से किसी भी अपराध में आपको जमानत देना होगा। यूएपीए को लेकर के बड़ी चर्चा हुई है, अनलॉफुल जी। एक्टिविटीज एक्ट को। ये आतंकवादियों को रोकने के लिए, आतंकवाद की कार्रवाई रोकने के लिए, जब अपने यहाँ पहले टाडा बना बिहार हिंदुस्तान में और टाडा की बड़ी आलोचना हुई, फिर पोटा आया उसकी भी बड़ी आलोचना हुई, तो उसके बाद यूएपीए लेकर के आए। तो आप यूएपीए आतंकवादियों के खिलाफ लगाते हैं, आपने वो धारा लगाई, तो ये और मिसयूज है यदि आपने पावर का। धारा लगाई तो पावर फिर का उस कैसा पर मिसयूज स्टैंड है? क्यों नहीं? यदि आपने धारा लगाई सबूतों के आधार पर, AK-47 और हैंड ग्रेनेड के आधार पर, तो फिर आप उस पर स्टैंड क्यों नहीं किए? चार्जशीट में आपने क्यों उस धारा को क्यों हटा नहीं दिया? किए? केवल आपको अनुसंधानक बनना था। और देखिए, जो मैं सीजर लिस्ट की बात कर रहा था, मैं तो लाल डायरी के पन्नों को लिखा करता हूं। अभी हमने देखा था कि एक ईडी के केस में बिहार में छापेमारियां हुई, दिल्ली में हुई, पुणे में छापेमारी हुई, पंजाब में छापेमारी हुई। तो हमने देखा कि पटना में, दिल्ली में, पुणे में जो छापेमारी हुई है और ईडी ने जो सीजर लिस्ट बनाई है वह कंप्यूटराइज है। लेकिन मधुबनी के एक गांव में जो छापेमारी ईडी ने की, वहां जो सीजर लिस्ट तैयार किया गया वह हैंड रिटेन था। क्योंकि ईडी को इस बात बिल्कुल, की समझ थी कि भाई देखिए सीजर लिस्ट तो वही बनना है। हाँ? तो मौके पर उसको इस बनना बात है। की, हाँ, उसको तो इस बात की समझ थी। अब देखिए इसका, देखिए आपने कहा ना बखिया उघेड़ने की जरूरत। अब दूसरे मामले पर आते हैं। ये तो अखबार का एक पन्ना है जिसने अनंत सिंह की जान बचा दी, और नहीं तो अनंत सिंह सर ही रहे होते। अनंत सिंह AK-47 नहीं रखने वाले हैं, यह बात हम नहीं कहते। ठीक है। अनंत सिंह जिस मेटल के बने हैं और अनंत सिंह के जितने किस्से हैं, जितनी कहानियां हैं, उसमें सारी बातें हैं। लेकिन हम इस मामले की विवेचना कर रहे हैं जिस मामले में उन्हें राहत मिली है और जिस मामले में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था और निचली अदालत ने उन्हें सजा सुनाई थी। देखिए, दो मामलों में सजा हुई थी और दोनों मामलों में सजा 1 साल के भीतर हो गई। अब दूसरा मामला जो पटना में रेड हुई थी,
2015 देखिए चुनाव के वक्त ही सब कुछ होता है। बाढ़ में एक हत्या हुई, फिर कितना बाबेला हुआ, लालू यादव भी एक्टिव हो गए, पप्पू यादव भी एक्टिव हो गए, पुट्टूस यादव हत्याकांड। तो पटना में रेड हुई और कहा गया कि वहां से बुलेट प्रूफ जैकेट और इंसास राइफल की 2 मैगजीन मिली। अनंत सिंह ने जब्ती सूची पर दस्तखत करने से मना कर दिया। अनंत सिंह वहां मौजूद थे। पटना हाईकोर्ट ने पूछा कि यदि बुलेट प्रूफ जैकेट की जब्ती हुई थी और इंसास राइफल की मैगजीन पकड़ी गई थी, तो यह तो संज्ञेय अपराध का मामला है। किसी के पास हथियार मिल रहा हो और उसे आप छोड़कर थाना लौट जाते हैं, हथियार जब्त कर लिया लेकिन हथियार के धारक को छोड़ दिया, तो ये क्या मसला है। और उसमें देखिए एक और लोचा सामने निकल आया अजीत जी कि जो व्यक्ति इन जब्ती को लेकर एफएसएल के पास पहुंचा, एफएसएल के पास जाने वाला व्यक्ति पुलिस में भर्ती ही नहीं था, वह पुलिस का आदमी ही नहीं था। आपने कैसे भेज दिया उसे? और वह व्यक्ति 2018 में पुलिस में भर्ती हो जाता है। तो और ये घटना तो 2015 की है। हाँ 2015 की है। आपने बुलेट प्रूफ जैकेट जब्त किया, आपने क्या मैगजीन जब्त किया, क्या किसी आप तीसरे आदमी को जिसका पुलिस महकमा से कोई वास्ता नहीं है उसे आप इसे सौंप देंगे कि जाकर एफएसएल को देकर आओ? और फिर वही हाईकोर्ट ने जो बड़ा सवाल पूछा कि भाई संज्ञेय अपराध का मामला बन रहा था, आपने मुकदमा भी लिखा, जब्ती भी की, लेकिन आपने तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये पुलिस की कार्य प्रणाली पर कितनी बार इस तरह के सवाल उठ चुके। बिहार पुलिस के लिए, बिहार पुलिस को के लिए ये बड़ी सोचने की बात है। तमाम बड़े पदाधिकारियों को और जो राजनीतिक आका हैं, जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, जिसमें खासतौर से गृह मंत्री तो खैर मुख्यमंत्री स्वयं रहते हैं, इन सबको सोचने की जरूरत है। ये तमाम पुलिस पदाधिकारियों को सोचने की जरूरत है कि इस तरह से कैसी साख बन रही है पूरे देश में। आजकल का जो जमाना है, संचार का जमाना है, इतना मजाक बनता है पुलिस का। जब रुपेश कुमार के मामले में बरी हुए लोग, और आपने जैसा भी बताया कि जो हथियार जब्त किया गया, उस हथियार को भेजा ही नहीं गया है फॉरेंसिक लैब में इन्वेस्टिगेशन जांच के लिए उसके। और वही घटना अभी इसमें हुई कि किसी दूसरे के यहाँ, तो किसी ऐसे आदमी के यहाँ तो जो पुलिस फोर्स का हिस्सा नहीं है, आपने एफएसएल को भेजा। अब उस व्यक्ति की विश्वसनीयता कैसी हो सकती है? उस व्यक्ति ने, अगर वो व्यक्ति बदल दे चीजों को, वो व्यक्ति कुछ दूसरी चीज उसमें शामिल कर दे, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर किसी आप ऐसे व्यक्ति को भेज रहे हैं जिसकी कोई विश्वसनीयता, जिसकी कोई साख नहीं है, तो ये पुलिस की कार्य प्रणाली पर बड़ा सवाल है। ये दोनों मामलों में हम लोग देखें, ये दोनों हाल के मामले हैं, और आपने अच्छा हुआ कि इस मामले को, रुपेश सिंह वाले मामले को उठा दिया। उसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि पुलिस या तो किसी को बचा रही होती है, या अपनी साख पर कोई बड़ा सवाल न खड़ा हो, मीडिया कवरेज किसी तरह से टाला जाए, तो किसी निर्दोष बेकसूर को पकड़ के और किसी भी केस में डाल देती है। ये दोनों काम पुलिस करती है। ये तो दिखा ना कि एक जगह जब तक मीडिया में लगातार जो सवाल उठते रहे थे रुपेश की हत्या को लेकर के, तो 4 लोगों को पकड़ के उसमें और रोड रेज का केस बना दिया। पता नहीं वास्तविकता उसके पीछे क्या है, वो केस भी नहीं कभी साबित नहीं हो पाएगा कि उसमें वास्तविकता क्या है। और इस केस में भी हमको लग रहा है कि वास्तविकता सामने नहीं आएगी कि 2015 में पटना में एक्चुअली क्या हुआ था, क्या सचमुच कुछ हथियार बरामद हुए थे? क्योंकि अगर हथियार बरामद होते, और उस समय की जो पॉलिटिकल स्थितियां थी, आपको पता है उस समय का जो पॉलिटिकल डिस्पेंसन पावर में था, अगर कोई हथियार अनंत सिंह के यहाँ से मिल गया होता, तो अनंत सिंह को तो पकड़ के टांग देने का काम उस समय तुरंत हो जाता। तो वो जो पूछा हाईकोर्ट ने कि वो नहीं पकड़ा गया उनको, तो ये, और 2019 में जिस तरह से उस समय भी जो पॉलिटिकल डिस्पेंसन था और जिस तरह की घटनाएं हो रही थी, तो इसकी भी सच्चाई ऐसा लगता है कि ज्ञानेश्वर जी का भी सामने नहीं आ पाएगा कि 2015 में एक्चुअली क्या हुआ था, एग्जैक्ट क्या हुआ था, 2019 में भी क्या हुआ था। सीबीआई जांच की बात हो रही है, हालांकि हम लोग जानते हैं कि उसमें भी कन्विक्शन का क्या रेट है, और उसमें भी क्या कितने लोगों को अपराध, कौन सा जांच नतीजा, अंतिम नतीजे तक पहुंचती है, कितने प्रतिशत। लेकिन एक तटस्थ एजेंसी से जांच जरूर कराई जानी चाहिए है, ताकि पता चले कि पुलिस किस तरह से बिहार में काम कर रही है।
पूरी अपराध न्याय प्रणाली बिहार की किस तरह से काम कर रही है, अदालतें किस तरह से काम कर रही हैं, किस तरह से सबूत या तो गढ़े जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं किसी बेकसूर को फंसाने के लिए या किसी को बचाने के लिए, किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, ये चीजें, ये इसकी परत खुलनी चाहिए। ये पुलिस में अगर सीबीआई जांच की मांग होती है, अगर करते हैं अनंत सिंह, वो जांच की परमिशन उनको इसके लिए कोर्ट में जाकर के लेनी चाहिए। सरकार अगर नहीं करती है तो उनको इसके लिए कोर्ट में जाना चाहिए कि इसकी जांच हो। एक खास पदाधिकारी, वो नाम भी ले रहे हैं बार बार, लिपि सिंह का, और वहीं से इस पूरे अनंत सिंह से जुड़े दोनों घटनाओं का के राजनीतिक पक्ष सामने आने लगते हैं, जिनसे पता चलता है कि किस तरह से यह अपराध और न्याय का मामला नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीतिक मामला है। चलिए देखिए, पॉलिटिकल एंगल पर आते हैं, पॉलिटिकल एंगल पर आते हैं, लेकिन इसके पहले एक और चर्चा कर लेते हैं। देखिए, लिपि सिंह की बात आ गई, और देखिए यह समझने की बात है, एक नजीर मानना चाहिए कि ऐसी गलतियां जो बड़े घरों से आते हैं, जो आईपीएस बन जाते हैं या राजनेता फैमिली से आते हैं। अनंत सिंह का पीछा करते हुए लिपि सिंह दिल्ली पहुंचती है। अनंत सिंह वहां आत्मसमर्पण, साकेत कोर्ट में, और यह भी बहस में, और यह भी ऑर्डर में कि लिपि सिंह एक आईपीएस प्राधिकारी है, वह एक वांछित अपराधी का पीछा कर रही है। दिल्ली में भी उन्हें सरकारी गाड़ी मिलेगी, दिल्ली पुलिस की गाड़ी तो मिल ही जाएगी, बिहार पुलिस की गाड़ी भी, लेकिन दिल्ली में वह जेडीयू के एक नेताजी की गाड़ी से चल रही होती। पॉलिटिकल एंगल, अनंत सिंह के रिश्ते खराब जेडीयू से। दूसरा, एक जो गंभीर टिप्पणी है, हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए, मैं जुडिशियल ऑफिसर के बारे में नहीं बोलूंगा, कि जिस दिन फैसला लिखाया जा रहा है, जिस दिन निचली अदालत से जजमेंट आया, उस दिन लिपि सिंह को एक जुडिशियल चैम्बर में बैठा पाया गया। यह दोनों अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। अजीत जी, देखिए, आप लिपि सिंह के का जो बैकग्राउंड है वो सबको पता है कि वो एक समय बिहार के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन रहे। मतलब नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके शैडो और उनके बाद सबसे पावरफुल व्यक्ति रहे आरसीपी सिंह की बेटी हैं। तो जब वो आईपीएस हुई तो उनको सिर्फ अपनी वर्दी का गुमान नहीं था, सिर्फ अपनी वर्दी का ये अधिकार नहीं था कि वो एक आईपीएस है और वर्दी ने, इस आईपीएस पद ने उनको बड़ा बहुत पावर दिया हुआ है। उनको अपने पीछे एक पूरी राजनीतिक सत्ता के खड़े होने का आभास था। उनको ये पता था कि मेरे पीछे पूरी राजनीतिक सत्ता खड़ी है, मैं बिहार के दूसरे सबसे पावरफुल व्यक्ति की बेटी हूं। ये उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात बैठी हुई थी। ये इससे उनको लग रहा था कि हम जो कुछ भी करेंगे वो ठीक है, वो कानून सम्मत नहीं हो, वो विधि सम्मत नहीं हो, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। तो ये जो पावर का, सत्ता का अहंकार होता है, इसमें कई गलतियां होती है। तब आप सच्चाई को छिपाने, सच्चाई का ध्यान नहीं रखते हैं, वास्तविकताओं का ध्यान नहीं रखते हैं। फिर आपको लगता है कि हम जो करेंगे उसको साबित कर देंगे, हम जो करेंगे वो सही है, वही कानून है। मतलब हम कानून के हिसाब से काम नहीं करें, हम जो करेंगे उसको कानूनी बना देंगे कि यही कानूनी है। तो इस सोच के साथ जब कोई काम करता है, जो पदाधिकारी काम करते हैं, एक तो वैसे भी वर्दी का अहंकार ही बहुत बड़ा होता है ज्ञानेश्वर, और उसमें भी आईपीएस की वर्दी हो तो फिर क्या कहना है। लेकिन उसके पीछे अगर पॉलिटिकल पावर है, और कहीं से अगर ये संकेत है, किसी ने कहा या नहीं कहा वो छोड़ दीजिए, ये संकेत है कि जो मौजूदा पॉलिटिकल डिस्पेंसन है, जिसकी सरकार है, वो चाहता है कि ये व्यक्ति फंसे या इस व्यक्ति को पकड़ा जाए, इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो, तो फिर तो सीमा लांघने में अधिकारियों को कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे कितने मामले आपको आए होंगे, और बाद में पता चलेगा कि या तो पॉलिटिकल डिस्पेंसन बदल गया, सत्ता बदल गई, या आपके संबंध खराब हो गए सत्ता से, तो फिर आप 20 साल बाद भी जाकर के फंसते हैं अगर आपने कुछ गलती की है या नहीं भी की है। देखिए, आज एक क्लासिकल केस है गुजरात के संजीव भट्ट का, 20 साल पुराने मामले में जेल में है वो, 20 साल पुराने मामले में। 20 साल पहले पता नहीं उनसे गलती हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन उस मामले में वो जेल में। तो ये एक सबक होना चाहिए था सभी अधिकारियों के लिए कि आपने उनके ऊपर हिरासत में किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने या उसके मरने का मामला है, ये समझना चाहिए है कि स्थितियां, जो राजनीतिक स्थितियां हैं, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। अधिकारियों के लिए, या किसी भी पत्रकारों के लिए भी, या किसी भी सर्विस के आदमी के लिए, लोग कहते हैं कि आप दाल में नमक मिलाएं तो एक बात समझ में आती है, आप नमक में दाल मिलाएं वो नहीं चल सकता है। तो ये स्थिति है, इस तरह का केस दिख रहा है। ये अनंत सिंह वाला मामला इस तरह का दिख रहा है जैसे पूरा तिल का ताड़ बनाना, एकदम मतलब आउट ऑफ नथिंग आपने इतना बड़ा केस खड़ा किया किसी राजनीतिक, अपने आका को खुश करने के लिए, किसी राजनीतिक मजबूरी में या अपने अहंकार में।
तो हर अधिकारी के लिए ये समझने की बात हो जाएगी, ये आगे जितने भी पुलिस अधिकारी हैं वो अब सजग सावधान हो जाएंगे इस बात को लेकर के कि ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से जाकर के पूरी पुलिस फोर्स के लिए शर्मिंदगी का कारण बन जाए। चलिए देखिए, सजगता और सावधानी की बात भी हो गई। अब हम चलते हैं पॉलिटिकल एंगल और पॉलिटिकल पावर की ओर। देखिए, अनंत सिंह दूध के धुले हैं, ये तो मैं नहीं कह रहा, कह भी नहीं सकते, लेकिन ये भी सच है कि जिस पॉलिटिकल डिस्पेंसन की आपने बात की कि अनंत सिंह या उनके बड़े भाई दिलीप सिंह का इस्तेमाल नीतीश कुमार ने भी किया, लालू यादव ने भी किया और तेजस्वी यादव ने भी किया। हमें वो बयान भी याद है जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि बैड एलिमेंट, लेकिन फिर कैसे नीलम देवी को चुनाव लड़ाया गया, यह भी हम लोग के सामने है। कैसे 2019 में नीलम देवी कांग्रेस की उम्मीदवार बनी और तेजस्वी यादव ने जाकर वोट मांगा। अब देखिए, यह कहा जा रहा है जब हाईकोर्ट से राहत मिल गई, बाइज्जत बरी हो गए अनंत सिंह, कि सरकार जब खिलाफ थी तो वे फंसा दिए गए, और जब सरकार पक्ष में आई, अनंत सिंह सरकार के साथ हो गए तो वे बच गए। देखिए, इसे आप एक तरीके से मान भी सकते हैं, लेकिन हम न्यायिक पक्ष को देखिए। निचली अदालत ने जब उन्हें सजा सुनाई तब अनंत सिंह के रिश्ते सरकार के साथ खराबी थी, और ये सारे जो साक्ष्य हैं या जो तथ्य थे जिसकी विवेचना कर पटना हाईकोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया, उसमें कोई नया तो जुड़ा नहीं था। ये सारे फैक्ट्स निचली अदालत के सामने भी थे, क्योंकि अनुसंधान तो कब का खत्म हो चुका था, चार्जशीट कब का हो चुका था, ट्रायल भी खत्म हो चुका था। तो ये कहा जाना, और लेकिन हाईकोर्ट में जब अपील की गई तो हाईकोर्ट ने उन कमियों को पकड़ा, चाहे वो अखबार का मसला हो, मैं तो कह रहा हूं अखबार का वह पन्ना जीवन दान दे गया अनंत सिंह को। चाहे अखबार का पन्ना हो, चाहे सीजर लिस्ट की बात हो, चाहे उस व्यक्ति की बात हो जो पुलिस में था ही नहीं, वह हथियार लेकर गया। तो क्या यह माना जाना चाहिए कि पटना हाईकोर्ट से बाइज्जत बरी होने का फैसला किसी तरीके से राजनीतिक प्रभाव का हिस्सा है? क्योंकि सारे तथ्य और सारे सबूत तो पहले से मौजूद थे, जिसमें निचली अदालत ने जो फैसला सुनाया उसे पटना हाईकोर्ट ने पलट दिया। देखिए, ये अब हम लोग तो हमने पहले कहा कि कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कई राजनीतिक पहलू जुड़े हुए हैं इस मामले में। अभी आपने देखा, हम लोगों ने चर्चा भी की, लोकसभा चुनाव में वो पैरोल पर बाहर आए और मुंगेर गए और उनका क्या इम्पैक्ट हुआ उस चुनाव पर, उसको हम लोग एनालाइज कर चुके हैं, बार बार उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो गेम चेंजर था, उनका पैरोल पर छूट करके वहां जाना, मुंगेर में बैठना, लोगों से मिलना। उन्होंने कहा भी कि हम जा रहे हैं, अपने लोगों से मिलने जा रहे हैं। उसका क्या इम्पैक्ट हुआ इलेक्शन पर वो बताने की जरूरत नहीं है। और उस समय उन्होंने खुद भी कई बातें कही। उनसे पूछा गया कि आप फिर पत्नी चुनाव लड़ेंगी, तो उनका जो जवाब था, बेटा राजनीति में आएगा, इस पर जो जवाब था, उन सबको जोड़ करके आज आप देखिए सोशल मीडिया में या जो ट्रेडिशनल मीडिया है वहां भी जो बातें चल रही हैं, ट्विटर पर और फेसबुक पर जो चैटर है अभी उनके आसपास, वो यही है कि जिसने उनको, जो टिपिकल भोजपुरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं लोग, कि जिसने झुकाया था, मतलब जिसने अंदर किया था उसी ने निकाल दिया। तो ये बातें कही जाती हैं, इससे कोई, इसको किसी का आप मुंह नहीं पकड़ सकते हैं। और अब तो वो ट्विटर फेसबुक पर ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसको जो मनाता है सो कहता है। लेकिन एक गंभीर राजनीतिक विश्लेषण के नाते भी अगर हम लोग देखें तो अनंत सिंह की राजनीतिक उपयोगिता हर दल के लिए बहुत बड़ी है। और अभी खासतौर से तब जब अभी चुनाव होने वाले हैं, अभी बाई इलेक्शंस है 4 सीटों के, और उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। तो ऐसे समय में उनकी राजनीतिक उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता है। और आप देखिए, अगर आपने गौर किया होगा तो तेजस्वी यादव का भी स्टेटमेंट सुनिए, कितना क्रिप्टिक, कितना छोटा सा स्टेटमेंट है कि जब हमारे साथ थे तो गुंडा थे और जब उनके साथ हैं तो अच्छे हो गए। इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा है। तो इसका मतलब वो भी अपने दरवाजे खुले रखना चाहते हैं। उन्होंने भी कोई जो फैसला आया है, फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाया है। उन्होंने अपराध न्याय प्रक्रिया पर कोई बात नहीं कही है, उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर कोई बात नहीं कही है, उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया है कि निचली अदालत ने सजा दी थी, हाईकोर्ट ने बरी किया है, इस बीच कुछ हुआ है, इस सब चीजों में नहीं गए हैं। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनको भी एक राजनीति इसमें दिख रही है कि अभी आगे जरूरत पड़ सकती है अनंत सिंह की। और अनंत सिंह अभी जिनके साथ हैं उनके लिए वो अपनी उपयोगिता साबित कर चुके, जिनके लिए माना गया कि वो गए मुंगेर में तो अपनी उपयोगिता वो साबित कर चुके हैं। तो मोकामा में कुछ मतों से पिछड़ गए ललन सिंह, लेकिन यदि अनंत सिंह बाहर नहीं आते तो फिर क्या होता, यह भी बड़ा सवाल है। और देखिए, जब पॉलिटिकल पावर की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं,
इधर के दिनों में देखिए, अब तक तो हम लोग चर्चा करते रहे कि दो ही पावर है, एनडीए और इंडिया ब्लॉक। लेकिन गांव गांव तक जिस तरीके से प्रशांत किशोर के मुद्दों की चर्चा होने लगी है, वह भी एक बड़ी बात है। बिल्कुल, तो ये उसकी वजह से, देखिए उसकी वजह से भी आरजेडी जी। को भी और बीजेपी को भी, जी। एनडीए को भी, मतलब जेडीयू और बीजेपी दोनों को सबसे ज्यादा जिस वोट की चिंता करनी है ज्ञानेश्वर जी, वो सवर्ण का वोट है, फॉरवर्ड का वोट है, बिल्कुल। जिसकी सबसे ज्यादा चिंता करनी है। जी। क्योंकि ये माना जा रहा है, जो हम अभी, आपको पता है हम अभी गांव में थे और हम मोतिहारी में और अपने गांव पर भी हम काफी लोगों से मिलते रहे, तो जी। ये एक आम धारणा वहां बन रही है कि अगर फॉरवर्ड आता है, ब्राह्मण भूमिहार अगर प्रशांत किशोर के साथ आता है, तो फिर मुसलमान को आने में दिक्कत नहीं होगी, फिर पिछड़ों को आने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए, लीडरशिप की जो कास्ट होती है, आप प्रशांत किशोर कुछ भी कहें, लीडरशिप की कास्ट के पीछे इर्द गिर्द कास्ट का मोबिलाइजेशन होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जी। किस किस वजह से लालू यादव और तेजस्वी यादव के पीछे यादव मोबिलाइज होते हैं, या सम्राट चौधरी के पीछे कुशवाहा मोबिलाइज होते हैं, या नीतीश कुमार के पीछे कुर्मी मोबिलाइज होते हैं? किस वजह से? कास्ट, लीडर की कास्ट की वजह से। तो बिल्कुल। प्रशांत किशोर की कास्ट, प्रशांत किशोर पांडे जो बार बार कहा जाता है, उनके इर्द गिर्द भूमिहार ब्राह्मण का मोबिलाइज होना जरूरी है, तभी उनके साथ दूसरा वोट जुड़ेगा। तो वहां भी इस समय देखिए अनंत सिंह की कितनी जरूरत होगी उस पूरे इलाके में, मोकामा से लेकर के बाढ़, बढ़ैया, बेगूसराय, जहां तक चले जाए उस पूरे इलाके में उनकी बड़ी जरूरत पड़ने वाली है। तो आगे वो जरूरत आएगी, लेकिन वो कितना ब्लेटेंट होगा ये भी देखना होगा। आज का रिस्पांस जो हमने देखा अपने आपके ही चैनल पर, लाइव सिटीज पर ही हमने देखा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये एक, ये यहाँ से इस राजनीति को भी समझने की जरूरत है, बहुत बारीक राजनीति है। अगर अभी वो कह दे कि हम चुनाव लड़ेंगे, या अभी ये हल्ला मच जाए चुनाव लड़ेंगे, तो तुरंत इस बात को पॉलिटिकल उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा कि इनको चुनाव लड़ने के लिए छुड़ाया गया है। तो ये उनको ये कहा गया होगा कि आप अभी अपने को लो प्रोफाइल ही रखिए, ये मत कहिए कि चुनाव लड़ेंगे, जो लड़ना होगा 1 साल के बाद देखेंगे, अभी मत कहिए। तो इसका एक मैसेज, इसका ये मैसेज है, इसका ये मतलब है कि जो पॉलिटिकल कनेक्शन को लेकर के जो हल्ला मचता है, उसका शोर थोड़ा कम करने के लिए ये बात कही गई कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, या सोचेंगे बाद में देखेंगे। अभी चुनाव लड़ने की बात वो कह देते तो तत्काल ये सवाल उठ जाता अभी कि तो जब बोल ही नहीं रहे। आज सुबह उन्होंने मुझे फोन किया था जेल से छूटने के कहा कि हम नहीं। हाँ, आज उन्होंने सुबह मुझे जेल से छूटने के बाद फोन किया था। ज्ञानेश्वर जी तो कह भी नहीं पाते, ठेठ भाषा में कहते, गणेश्वर जी जी छूट गए, हम की आगे तो जी 2-4 दिन सोचे देती, पहले हम जो मालिक है हमर जनता, ओकरा पास जा हिए, ओकरा से मिलबे, तो फिर जी फैसला करबे की करे के है की नहीं करे के है, समझे। तो देखिए, वो उन्होंने शहाबुद्दीन वाली कोई गलती भूल नहीं, गलती नहीं की है, निकलते ही बिल्कुल कह दिया। वही कह हाँ, रहे निकलते ही कह दिया तेजस्वी यादव के बारे में या नीतीश कुमार के बारे में कि हाँ ये तो हाँ। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने किसी के बारे में पहले भी बार बार पूछ रहे थे, आपके रिपोर्टर भी सब लोग, कि आपको अब ये कहेंगे कि आपको फंसाया गया था, उस पर भी वो बहुत सावधान रहे। देखिए, जुडिशियरी में भी ये मैसेज नहीं जाना चाहिए है कि जुडिशियरी को भी तो अपने साख की चिंता है। ये मैसेज नहीं जाए कि किसी दूसरे कंसीडरेशन में, अदर कंसीडरेशन में उनको छोड़ा गया है या वो बरी हुए हैं, ये मैसेज भी नहीं जाना चाहिए है। कोई बड़े राजनीतिक इस्तेमाल के लिए उनको वो बाहर आए हैं, ये भी मैसेज नहीं जाना चाहिए है। तो ये सारी चीजें बड़ी सावधानी से, उस मामले में उनका रिएक्शन जो था, वो आपने ठीक कहा कि वो शहाबुद्दीन की तरह नहीं था कि एक बड़ा काफिला निकल रहा है और हजारों सैकड़ों गाड़ियां हैं, नारे लग रहे हैं, टोल फ्री कराया जा रहा है, इस तरह की चीजें नहीं हो रही है, उस तरह की चीजें नहीं। और वो मंदिर गए, उसका भी एक मैसेज था कि उन्होंने मंदिर में जाकर के, और वहां अनंत सिंह के नारे नहीं लगे, वो हम आपके ही वीडियो में देख रहे थे, महारानी माता के नारे लग रहे थे, देवी के नारे लगाए जा रहे थे, उनकी जय के नारे लग रहे थे। तो ये सब एक पॉलिटिकल डिजाइन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उनके बाहर आने का पॉलिटिकल लाभ, राजनीतिक लाभ उस डिस्पेंसन को मिलेगा जिसके साथ वो जाएंगे, और अभी जाएंगे रहेंगे। इसी बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने भी बहुत सावधानी से रिएक्शन दिया, जेडीयू के और बीजेपी के दूसरे लोग भी उतनी ही सावधानी से रिएक्शन दे रहे हैं। देखिए, इसमें किसी के कहने के लायक कुछ नहीं। और आपने ये बहुत सही बात कही कि हाईकोर्ट ने जिन सबूतों, जिन गवाहियों, जिन तथ्यों पर विचार करके छोड़ा है, वो तथ्य निचली अदालत के सामने भी थे, जिसने सजा कर दी थी। तो ये सिंपल अदालत का मामला हो गया, इसमें कोई पॉलिटिकल डिस्पेंशन का मामला नहीं है। पॉलिटिकल डिस्पेंशन का मामला सिर्फ लिपि सिंह की वजह से आ रहा है और आरसीपी सिंह की वजह से आ रहा है। और ये दूसरे भी जितने अधिकारी हैं, जितने भी नेता हैं, उनको अपने बच्चों को भी ये सीख देनी चाहिए है कि पिता कितने भी बड़े राजनीतिक पद पर हो, उससे प्रभावित नहीं होना है। आप किसी की वर्दी या किसी की कुर्सी अपने पिता के राजनीतिक हित साधन करने के लिए नहीं मिलते हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी का पद होता है। और इस बात को जाने अनजाने में भी, हम ये नहीं कह रहे कि जानबूझ करके किसी ने बहुत कुछ कर दिया, जाने अनजाने में भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए है कि आप अपनी वर्दी के प्रति ईमानदार रहें, अपनी जिम्मेदारी के प्रति ईमानदार रहें। चाहे आपके पिता राजनीतिज्ञ हो, आप जिस शासन के अधीन आते हो, उसका जो भी आदेश हो, वो किसी को फंसाने को कहेगा, आप कैसे फंसा सकते हैं?
किसी को बिल्कुल बचाने को कहेगा, आप कैसे बचा सकते हैं? ये नीतीश बिल्कुल कुमार जो बार-बार कहते हैं कि हम न किसी को फँसाते हैं, न किसी को बचाते हैं। तो हम्म, ये बात यही यही तरीका होना चाहिए है सरकार का भी और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों का की भी कि आप किसी को न फँसाएँ, न किसी को बचाएँ। चलिए तो देखिए ये न सबक है सबको। बिल्कुल न किसी को फंसाएं न किसी को बचाएं और राजनेताओं को बड़े लोगों को अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि यदि वर्दी मिल गई है तो पगलाइए मत, जो कानून कहता है वही कीजिए। और अखबार का वो पन्ना फिर से हम कह रहे हैं जिसने जीवन बिल्कुल। दान दिया अनंत सिंह को। तो हमारी चर्चा जारी रहेगी बिहार को लेकर, आगे भी रोज शाम 7:30 बजे मिलेंगे ही रविवार को छोड़कर। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।